तो ये तो बस आपको देखना है कि हाँ भाई इंड एस की बैलेंस शीट कैसे बनती है। शेड्यूल 3 में इंड एस कंप्लायंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं पहले तो कि जो एस कंप्लायंट बैलेंस शीट होती है उसमें लायबिलिटी साइड ऊपर होता है, असेट साइड नीचे होता है। इंड एस कंप्लायंट बैलेंस शीट में असेट साइड ऊपर होगा, लायबिलिटी साइड नीचे होगा। आइए थोड़ा सा बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए किस तरह से बैलेंस शीट है। असेट चालू हुआ, पहले नॉन करेंट असेट लिखा गया, प्रॉपर्टी प्लांट, खाली पढ़ते जाइए, इसमें तो क्या, तो याद ही तो रखना है ये तो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गुडविल, अदर इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल असेट अदर देन बियरर प्लांट, क्योंकि बाद में आप पढ़ोगे कि बियरर प्लांट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला जाता है हमारे यहां पे। ओके, उसके बाद फिनेंशियल असेट, ये सब नॉन करेंट असेट चल रहा है। फिनेंशियल असेट का डेफिनेशन क्या है, ये अपन लोग जब इंड एस 109 पढ़ेंगे तब आप लोग पढ़ेंगे। अभी भी आपको नाम से समझ में आ जाएगा। रियल असेट और फिनेंशियल असेट अपन नहीं बोलते क्या। रियल असेट हो गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सब, और बाकी जो रुपया पैसा डेटर वेटर हो गया फिनेंशियल असेट हो गया। तो फिनेंशियल असेट में इन्वेस्टमेंट आ गया, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, लोन आ गया। अब आप तुरंत बोलोगे सर ट्रेड रिसीवेबल तो करेंट असेट में आना चाहिए, बट अगर ट्रेड रिसीवेबल बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल कलेक्शन होने वाला है तो नॉन करेंट तो बन ही सकता है ना। तो अभी नॉन करेंट करेंट का डिस्कशन हो चुका, उस पर झमेला ना किया जाए, बैलेंस शीट के फॉर्मेट को पढ़ा जाए। एंड देन कम्स डेफर्ड टैक्स असेट्स एंड अदर नॉन करेंट असेट्स। सेकेंड में करेंट असेट का नाम देखते हैं। करेंट असेट का कैसे प्रेजेंटेशन आप करोगे, रेडी मेरे साथ चलिए। करेंट असेट में ए में इन्वेंट्री है, फिर आ गए फिनेंशियल असेट्स, वही सब, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, बैंक बैलेंसेस अदर देन 3 अबव, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो बैंक बैलेंस है वो तो 3 में चला गया, बट और किसी भी तरह का बैंक बैलेंस है तो वो बैंक बैलेंस अदर देन 3 को 4 में दिखा दोगे। लोन्स एंड अदर्स, अदर्स में आप इतना ध्यान मत दो। नेक्स्ट पॉइंट इज करेंट टैक्स असेट एंड देन अदर करेंट असेट। तो यहां पे करेंट असेट की स्ट्रक्चर खत्म, टोटलिंग कर दो, असेट का कहानी यहां पे खत्म हो जाता है। अब आइए इक्विटी एंड लायबिलिटीज में चलते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी। अदर इक्विटी वही है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, देन कम्स लायबिलिटीज। लायबिलिटी में नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी का सेग्रीगेशन है। नॉन करेंट लायबिलिटी स्टार्ट्स विथ फिनेंशियल लायबिलिटी जिसमें बोरोइंग है और लीज लायबिलिटीज है। देन ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल का बाइफर्केशन है। एमएसएमईज का ड्यूज है तो अलग से दिखाएंगे, और नॉन एमएसएमई का ड्यूज है तो अलग से दिखाएंगे। देन अदर फिनेंशियल लायबिलिटीज है। नॉन करेंट लायबिलिटीज के बी में फिनेंशियल लायबिलिटी के नीचे प्रोविजंस आता है। ये क्योंकि फॉर्मेट है, मेरे को समझाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ आप देखते जाइए। ओके, नॉन करेंट लायबिलिटी में प्रोविजंस के बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है एंड अदर नॉन करेंट लायबिलिटी आता है। अब आप पूछेंगे सर अदर नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा। जो भी नॉन करेंट लायबिलिटी आप ऊपर नहीं लिख पाए बाकी लायबिलिटीज में, उनको यहां पर लिख दीजिएगा। एंड नेक्स्ट इज करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटी का फॉर्मेटिंग देखिए। सबसे पहले फिनेंशियल लायबिलिटीज, वही बोरोइंग, लीज लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एमएसएमई सेम है तो मैं अलग से कुछ बोलूंगा नहीं। उसके बाद आया प्रोविजंस, करेंट टैक्स लायबिलिटीज, और यहां पे करंट लायबिलिटी खत्म हुआ। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज टोटल कर दिया गया। सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट इंटरेस्टिंग टाइप का बनाया गया, और मतलब मेजॉरिटी में असेट्स के नाम के साथ यहीं पे बैलेंस शीट के अंदर ही उसकी जगह बना दी गई। ओके।